आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है मराठी दैनिक जनतेचा महानायक, इसके मुख्य संपादक और संस्थापक भी। आपको बताएं कि बड़े लंबे समय से जो अम्बेडकराइट्स मीडिया है और जो मीडिया डेली न्यूज़ पर काम करता है, उस पर बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं सुनील खोब्रागडे साहब। इस समय हमारे साथ सुनील खोब्रागडे जी आज आवाज़ विशेष में हैं और विशेष में सर आपका स्वागत है। जय भीम। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। सर, आवाज़ पर ये जो चर्चा इस समय चल रही है, इस चर्चा का एक विशेष महत्व इस संदर्भ में भी है कि हम इस समय ये भी समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह जिसको लोग एक मुख्य धारा का माध्यम कहते हैं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया जबकि वो जनता की बात नहीं कर पा रहा है, वो किसी विशिष्ट विचारधारा पर काम करने जा रहा है। और वो जो सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, वो जो मीडिया जो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, वो आज मुख्य धारा का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग इस समय मीडिया के चरित्र को अगर देखें तो आप कैसा देख रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मुद्दे जनता के हैं वो मीडिया से गायब हैं और जो जनता के मुद्दे हैं वो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। तो क्या मीडिया अपने मुख्य होने की जो अस्तित्व है उसको खो रहा है? क्या लग रहा है आपको? ज़रूर इस बात से मैं सहमत रहूँगा कि मुख्य धारा की जो मीडिया है जी, यह मीडिया जनता के मूलभूत मुद्दों को भटका रही है। जिस बातों पर या जिस तथ्यों पर जनता को शिक्षित करना चाहिए, जनता को इस मुद्दों तक ले जाना चाहिए, उस मुद्दों से ध्यान भटकाकर नॉन इश्यूज़ को इश्यू बनाना, यह आज के वर्तमान भारत के मीडिया की एक फितरत बन गई है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीति भी होती है? निश्चित तौर पर राजनीति को शेप देने में, राजनीति को बनाने में मीडिया का काफ़ी अहम रोल होता है। तो आज जिस तरीके की सत्ता, जो सत्ताधारी वर्ग जो है, जो सत्ता पर विराजमान है, उस सत्ता के जो मुद्दे हैं, वह सत्ता दीर्घकालीन तौर पर तभी काम कर सकती है जब उनके अनुकूल, उनकी उस सत्ताधीशों के अनुकूल तथ्यों को लोगों के सामने रखा जाए और जो जनता के हितों से संबंधित मुद्दे जो है उस मुद्दों पर चर्चा न की जाए। यह कोई भी निरंकुशतावादी सत्ता जो होती है उस सत्ता का एक चरित्र होता है कि तो क्या वर्तमान सत्ता का यही चरित्र आप देखते हैं? जी ज़रूर। ये तो मैंने कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो देखते हुए यह सत्ता जो है, यह सत्ताधीश जो है, एक निरंकुशतावाद की ओर अग्रसर हो रही है और वो निरंकुशतावाद के पथ पर अग्रसर होने में यहाँ का मीडिया उसको सहाय कर रहा है। जैसा कभी पहले कहा जाता था कि भाई मीडिया ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, आपको क्या लगता है कि अभी ये वो जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी को खड़ा करने वाला वो अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है? कोई भी कामयाब जनतंत्र को अच्छे तौर पर जनता के कल्याण के लिए काम करना है तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी मानता हूँ मैं, जिसमें है एक बहुत ही पावरफुल अपोजिशन, अच्छा अपोजिशन जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो मुद्दों पर चर्चा वो बनाए रखे। और दूसरी जो बात है, एक बहुत ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट मीडिया। विदाउट इंडिपेंडेंट मीडिया, निष्पक्ष मीडिया के बिना कोई भी जनतंत्र जो है उसकी जड़ें गहराई तक नहीं जा सकती। तो वर्तमान स्थिति को कैसा आकलन कर रहे हैं आप? क्योंकि बड़े लंबे समय से आप अपने एडिटोरियल में इंडियन पॉलिटिक्स को आप उसका इंटरप्रिटेशन करते रहे, उसका इवोल्यूशन करते रहे और अपना मत भी उस पर रखते रहे। आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान स्थिति क्या लग रही है आपको? वर्तमान स्थिति में तो जनतंत्र की जड़ें जो है वो खोखला करने का काम यहाँ की हर कोई इंस्टीट्यूट, हर कोई संवैधानिक इंस्टीट्यूशन रहे या संवैधानिक दायरे के बाहर की जो भी इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी जनतंत्र की जड़ें खोखला करने की काम कर रही है
और इस सत्ता को निरंकुशता के चरम पर ले जाने के लिए वो सहायभूत हो रही है। तो मैं आज का परिवेश जो देखता हूँ, जी जी जी, आज के परिवेश में यहाँ का भारतीय जनतंत्र को सबसे ज़्यादा खोखला करने का काम जो है वो यहाँ का मीडिया कर रहा है। तो फिर इस स्थिति से फिर मीडिया का क्या ये बंटवारा हो चुका है कि एक वो मीडिया जो सिर्फ सत्ता की भाषा बोलता है, या फिर एक दूसरा मीडिया जो जनता की भाषा बोलता है, और जो सोशल का मीडिया के नाम से काम कर रहा है, इसको जनता की भाषा वाला मीडिया, एक को सत्ता की भाषा वाला मीडिया, ऐसा कह दिया जाए? आपको क्या लगता है? ये इस पर कैसे है कि जनता की बात करने वाला मीडिया, सामाजिक मीडिया जैसे बोले हम, सोशल मीडिया जो बोले, सोशल मीडिया का एक अहम रोल होता है जरूर आज के ज़माने में जी। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर जनता की आवाज़ नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे हमने देखे कि फेसबुक जैसा माध्यम है, एक जो सोशल मीडिया के कुछ जो माध्यम जो है उनको कंट्रोल करने वाले लोग जो है वो भी यही परिवेश में पले बढ़े हुए हैं कि जो सत्ताधीशों के साथ मिले हुए, उनको अपना धंधा करना है, उनको अपना व्यापार करना है, और व्यापार के खातिर जनता के हितों के मुद्दों को एक लिमिट के बाहर वो उठने नहीं देते, लिमिट के बाहर। तो ऐसे समय में निश्चित ही जनता की आवाज़ सोशल मीडिया बन चुका है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि वो इफ़ेक्टिव हो सके। आपको क्या लगता है कि इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किस तरह के मीडिया को इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है? मतलब वो किस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े? इफ़ेक्टिव जनमाध्यम जो है वो इफ़ेक्टिव जनमाध्यम, एक तो शुरू से भारत में जब से भी माध्यमों का जो इतिहास रहा है वो सत्ताधीशों को सहायक रहा है, और इस परिवेश में जनता के मुद्दों को उजागर करने वाला मीडिया यदि खड़ा करना है, बनाना है, तो सोशल मीडिया तो निश्चित ही तौर पर जो भी उनकी मर्यादाएं हैं वो मर्यादाओं के ध्यान में रखकर भी सोशल मीडिया सहायक तो है ही। लेकिन दूसरा जो मीडिया है जिसको हम एक नॉन कन्वेंशनल या अपारंपरिक मीडिया कहे, वो अपारंपरिक मीडिया जो है, जो शुरू से काफ़ी, मतलब आपका ये मानना है कि वहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट की ज़रूरत है? निश्चित तौर पर स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बनना ही चाहिए, और बगैर स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव जिसमें सत्ताधीशों का या अन्य बाहरी व्यक्तियों का जिसमें कोई नियंत्रण न हो, जो मुद्दे उठाना है 1 to 1 उठाए। मतलब आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि जैसे जनतंत्र में एक अपोजिशन का एक निश्चित स्ट्रॉन्ग रोल होता है, बिल्कुल वैसे ही अपोजिशन का एक स्ट्रॉन्ग रोल मीडिया के पास भी हो? मीडिया के पास भी है, मीडिया के पास है ही। अच्छा, एक बात साहब, जो हम समझ रहे हैं कि जैसे विपक्ष इस समय हम लोग देखते हैं पूरे देश में, विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को उसने घेरना चाहिए उन मुद्दों पर घेरता हुआ नज़र नहीं आता। अब देखिए ना, बड़ी सामान्य सी बात है कि बिहार में अभी वो चुनाव हो रहे हैं, और बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत ये मुद्दा है जी, जबकि बिहार में बाढ़ का जो प्रबंधन चाहिए था वो प्रबंधन वहाँ सरकार कर नहीं पा रही। हम 8 महीने से पिछले मतलब जनवरी से अगर देखा जाए तो, और उसके बाद फिर मार्च के बाद से अगर देखें तो कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। अभी इस वक्त में अगर पूरा उत्तर भारत देखें तो कोरोना के संकट से इतना ज़बरदस्त जूझ रहा है, और वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये बिल्कुल जिसको कहते हैं हम सतही तौर पर है। मतलब लोग जैसे ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं कि लोग ये मानते हैं कि भाई दवा खाने में जाए तो दवा के भरोसे कैसे रहे, अपने आप को खुद ही ठीक करना होगा। मतलब इस स्थिति तक लोग रहते हैं। तीसरी बात यह है कि मज़दूरों की समस्या है। तो चौथी बात हम ये देखते हैं कि भाई वहाँ लोगों के पास बेरोज़गारी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को चुनाव का मुद्दा नहीं देखते। इस वक्त बिहार के चुनाव का मुद्दा है हम भूले नहीं, और हम भूलेंगे नहीं, और हम भूले नहीं। और इस मुद्दे के साथ बीजेपी और नीतीश के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये राजनीति आगे बढ़ रही। आप कैसा देखते हैं कि जो जिनाइन मुद्दे हैं वो बिल्कुल साइड में पड़े हैं, विपक्षी इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो सत्ताधीश हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें न्याय चाहिए है। अब वो किससे न्याय मांग रहे हैं पता नहीं, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं की है, नीतीश कुमार जी स्वयं मुख्यमंत्री है। तो वो किस चीज़ को, तो आपको कैसा लग रहा है कि मतलब अपोजिशन अपने मुद्दों को खो रहा है? क्या लगता है आपको? निरंकुशतावादी सत्ता का एक चरित्र होता है जी, वह चरित्र ये होता है कि निरंकुशतावादी सत्ता ये हमेशा चाहती है कि चर्चा भी उन्हीं मुद्दों पर हो
जो हमारी सत्ता बरकरार रखने में सहायक बने। इसलिए विपक्ष को जो मुद्दे दिए जाते हैं, विपक्ष को चर्चा के लिए जो मुद्दे दिए जाते हैं, वो मुद्दे भी सत्ताधारी पक्ष को, निरंकुशतावादी सत्ताधारियों को सहायक हो, ऐसे मुद्दे फ्लोट किए जाते हैं। क्या ऐसे मुद्दे देने में मीडिया ज़्यादा सहायक होता है? निश्चित मीडिया के द्वारा ही इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं ताकि इच्छा न रहते हुए भी यहाँ का विपक्ष जो है वो उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करे, इन्हीं मुद्दे के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमते रहे। क्योंकि क्या हुआ है, भारत का जो विपक्ष है, जी जी, एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह रहेगी कि भारत का विपक्ष जो है वो विपक्ष और सत्ताधीश, इनमें लड़ाई किस बात की है? तो बुनियादी ढांचे के परिवर्तन को लेकर ये सत्ता और विपक्ष में लड़ाई नहीं है। इनमें जो लड़ाई है वो राज कौन करे, हम करें या वो करे। समझो आज जो सत्ताधीश है वो हटकर दूसरे भी सत्ताधीश जो आएंगे तो भी यहाँ का जो सैद्धांतिक फ्रेमवर्क जो है, व्यवस्था परिवर्तन की बात जो है, वो सत्ताधीश भी या आज के तारीख में जो विपक्ष में है वो भी नहीं करेगा। तो इस तरह का टकराव सत्ताधीशों में और विपक्ष में जो टकराव है वो बुनियादी परिवर्तन को ना लेकर सत्ता में कौन बैठे, इस पर जब चर्चा शुरू हो जाती है तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को नज़रअंदाज किया जाता है। मतलब ये सत्ता की कुर्सी पर नियंत्रण की बात है और इसके अनुकूल मुद्दे लोगों में फ्लोट किए जाते हैं, लोगों में फेंके जाते हैं। क्या इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ मुद्दा बनता है जब मुंबई की वो कलाकारा कंगना रानावत और महाराष्ट्र सरकार, ये जो मुद्दा जो चल रहा है, कि आप इसको कैसा आप फेसबुक पर भी इसको बहुत ज़्यादा विश्लेषित किए हैं, आप कैसा देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि इसमें हाँ जी बोलिए। मुद्दा जो है ये पूरी तौर पर नॉन इशू है। जिस मुद्दे का जनता से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये मुद्दा जो है ये दोनों के हित में है, सत्ताधीशों के भी हित में है और विपक्ष के भी हित में है। विपक्ष को कंगना रनावत ने जो भी मुद्दे उठाए उस पर विपक्ष को क्या मिलता है कि बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाता है। यहाँ पे कोरोना है, बाढ़ आई है विदर्भ में इतनी बड़ी, जगह जगह पे लोगों का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ख़राब हो गया है, लोगों को हेल्थ की सुविधाएं नहीं मिल। इन बातों पर चर्चा होने के बजाय चर्चा किस बातें पर होती है कि कंगना ने महाराष्ट्र को गाली क्यों दी। लोग उसको अपने अस्मिता का मुद्दा बनाते हैं, अपनी बुनियादी आवश्यकताएं भूल जाते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ताधीश है, सत्ताधीशों को इस मुद्दे से ये मिलता है कि यहाँ का जो विपक्ष जो सत्ता में बैठा है उनको घेरने के लिए उनको एक मुद्दा मिल जाता और ये अस्मिता का मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र में परप्रांतीय लोगों पर, दूसरे राज्यों के लोगों पर किस तरह का अत्याचार होता है, ये बात उनको चुनाव जीतने के लिए सहायक हो जाती है। इसलिए लोगों को बुनियादी बातों पर भटका के एक नॉन इश्यूज पर चर्चा करवाना, ये हर यहाँ का जो मीडिया है जो सत्ताधीशों के अनुकूल हो या सत्ताधीशों के प्रतिकूल हो, दोनों तरह का मीडिया जो है इस तरह के नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने के लिए काम में लग रहे थे ताकि लोग ये भूल जाए कि वही हमारी बुनियादी आवश्यकता है। अच्छा, इसका राजनीतिक विश्लेषण कैसा करेंगे आप, अगर इसको राजनीति के चश्मे से अगर आप देखना चाहे तो? राजनीतिक विश्लेषण जो है इसका मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि आपने जो देखा कि कंगना रनावत का मुद्दा जो है, इस मुद्दे को शिवसेना ने एक हद तक उछाला, उसके बाद जो है कि भाई ये मुद्दा हमारे लिए ख़त्म हो गया है, इस तरह का स्टेटमेंट उनका आया। उसके बाद ये विवाद में कुछ यहाँ के आम्बेडकराइट राजनीतिज्ञ जो है वो कूद पड़े। वो कूदने के बाद ये मुद्दा किस तरह से आया कि एक संविधान का अपमान करने वाली, आरक्षण का विरोध करने वाली, जिसको यहाँ के SC ST लोगों से कुछ भी प्यार नहीं है, कुछ भी लगाव नहीं है या कुछ भी लेना देना नहीं है, उल्टा वो मानती है कि यहाँ के अछूत लोग जो है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट को जिंदा रखा, ऐसा जो कहती है, तो उसके समर्थन में कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े शिल्पकार जो है उनको मानने वाली पार्टी यदि खड़ी हो जाती है तो उसका असर क्या होता है? तो इसका असर मेरे हिसाब में इस तरह का होता है कि जो भी कोई संविधान के खिलाफ बोलेगा, जो भी आरक्षण का विरोध करेगा, उसको एक लिजिटिमेसी मिल जाती है। वो लिजिटिमेसी के साथ साथ दूसरी जो चीज़ इसमें उभर के आती है कि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ के शिवसेना का जो मकसद रहा है कि मुंबई को हम कंट्रोल करें, मुंबई हमारी है, और बाकी के राज्यों से जो लोग यहाँ पे आए हैं वो लोगों ने मुंबई का दोहन किया है, मुंबई में आके यहाँ के मराठी लोगों को अल्पसंख्यक बनाया है।
इस मुद्दे को बल मिलता है और इससे शिवसेना मजबूत हो जाती है। और जो व्यापक तौर पर जो तोड़ने की राजनीति जो है, परप्रांतीय लोग, दूसरे बाहरी राज्यों से आए हुए लोग और यहाँ के लोग, इसमें जब अस्मिता का मुद्दा जब बन जाता है तो इस अस्मिता के मुद्दे को लेकर आप बिहार में देख रहे हो किस तरह का प्रचार हो रहा है। बिहार के लोग यहाँ पर, यहाँ का महाराष्ट्र का माजी सीएम जो है, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, वो बिहार में जाके महाराष्ट्र की बदनामी करता है। वो बोलता है कि महाराष्ट्र के लोग बाहर से आए बिहारियों पर किस तरह का अन्याय कर रहे हैं देखो। तो जो तोड़ने के लिए लोगों को, यानी जो कास्ट का, या भारतीय संविधान मजबूत कब होगा, तो भारतीय संविधान ये कहता है कि लोगों में भाईचारा बने, बंधुत्व की भावना प्रवर्धित हो, तब देश मजबूत होगा। तो इस तरह के जो मुद्दे आते हैं, इसका राजनीतिक परिणाम ये होता है कि लोगों में हेट्रेड बढ़े, लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा बढ़े, बंधुभाव ना पनपे। और यदि बंधुभाव पनपता है तो लोग जो है वो यहाँ की जनतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। यदि घृणा बढ़ती है, घृणा पनपती है, तो यहाँ का लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर होता जाए। इस तरह का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सत्ताधीश और विपक्ष, ये दोनों जो है इस मुद्दे को अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मेरा और इसका आधार घृणा है। इसका आधार घृणा फैलाना है। मतलब एक दूसरे के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो लोगों के बीच में एक घृणा को प्रचारित करते रहें। और एक बात हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जिस स्थिति को हम लोग देखते हैं, एक देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिसको कहते हैं कि नरम हिंदुत्व की ओर अपनी राजनीति को लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कट्टर हिंदुत्व की ओर अपनी राजनीति को आधार बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हिंदुत्व जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, जो हिंदुत्व के समर्थक हैं वो अपने तरीके से उसको डिफ़ाइन करते हैं, और जो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी है वो उसको अपने तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, क्या आज भी हमारी राजनीति का ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है या गैर ज़रूरी मुद्दा है? आप कैसा देखते हैं इस मुद्दे को? मूलतः भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर भारत की राजनीति कोई भी धर्म विशेष को आधार बनाकर नहीं होनी चाहिए, यह हमारे संविधान के रचयिता का मानना है। लेकिन जो इसके समर्थक है वो तो इसको कहते हैं कि ये जीवन शैली है, न कि ये धर्म है। तुम्हें लोगों की जीवन शैली को आगे बढ़ाना है या लोगों की वेलफेयर को आगे बढ़ाना है, लोगों का कल्याण? ये भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान जीवन शैली को महत्व ना देकर, यानी भारत में रहने वाले नागरिकों का सबसे ज़्यादा कल्याण किस तरह से करे, इस बातों पर ज़्यादा एम्फेसिस करता है, ज़्यादा ध्यान देता है। यदि हम देखें तो होता कैसे है कि सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व जो भी है, हिंदुत्व यह राजनीति का आधार ही नहीं होना चाहिए, ये बाबा साहब का कहना था। वो इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? बाबा साहब का कहना यह है कि भारत में यदि हिंदू राष्ट्र पैदा होने की गुंजाइश होती है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, किसी भी कीमत पर विरोध करना चाहिए। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि हिंदुत्व जो है वो समता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, जो न्याय के साथ और डेमोक्रेसी के साथ कॉम्पिटेबल नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है। समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और जनतंत्र और हिंदुत्व ये एक साथ नहीं पनप सकते। इसलिए लोगों ने अपने सर्वोच्च इसके पीछे क्या वजह मानते होंगे आप? इसके बाबा साहब ये बात क्यों कहते हैं? बाबा साहब ये बात इसलिए कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म में बेसिक मूल्यों को लेकर एक जो बुनियादी मूल्य जो है एक व्यक्ति के विकास के लिए, क्योंकि बाबा साहब व्यक्ति के हित को सर्वतोपरि मानते हैं। व्यक्ति विकास यह सर्वोच्च चीज़ है। समाज रचना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देने के लिए एक स्पेस मिले, एक अवकाश मिले। जो धर्म मतलब उसका एक गरिमामय विकास हो। हाँ, उसका गरिमामय विकास हो, उसका सर्वोच्च डेवलपमेंट हो। व्यक्ति विकास ये जो है सेल्फ डेवलपमेंट, ये जो है व्यक्ति की सर्वोच्च धारणा या सर्वोच्च उसका गोल जो है वो व्यक्ति विकास है। गरिमामय व्यक्ति विकास होना चाहिए। और गरिमामय व्यक्ति विकास करने के लिए हिंदुइज्म जो है वो सहायक नहीं है, ये बाबा साहब का मानना है। और ये बाबा साहब ने
थॉट्स ऑन पाकिस्तान में पूरी तौर पर लिखते हैं वो। उसके बाद जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो भाषण देते हैं 1955 में संविधान बनने के बाद जी, तब वो वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के विद्यार्थियों को कहते हैं कि तुम एक हाथ में धर्म ग्रंथ और दूसरे हाथ में संविधान लेकर भारत को नहीं बना सकते। भारत का निर्माण करना है तुम्हें, तो तुम्हें संविधान के आधार पर ही आप चल सकते हो। संविधान को बुनियाद बनाकर ही भारत को राष्ट्र, वी आर मेकिंग इन नेशन, हम राष्ट्र नहीं हैं अभी, हमको राष्ट्र बनाना है, बनना भी है। हाँ, हमको राष्ट्र करके विकसित होना है, हमको राष्ट्र बनाना है, राष्ट्र को विकसित करना है। तो राष्ट्र को विकसित करने के लिए जिस तरह के मूल्य जो है, जो जरूरी है, वह मूल्य यहाँ के जीवन शैली में नहीं है। तो लोगों को यह जीवन शैली किस तरह से बदली जाए ये सिखाना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि एक हाथ में धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म के हो, और दूसरे हाथ में संविधान, ये लेकर आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। मतलब ये आधार नहीं हो सकता हमारी जीवन शैली का, जो कि एक नए भारत के निर्माण को अगर हम देखना चाहते हैं, नए भारत के निर्माण का सपना अगर हम देख रहे हैं, तो वो इसके आधार पर नहीं हो सकता। ये बाबा साहब का मानना है। अगर हम नए भारत के निर्माण की बात करें तो इस समय में इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि जो नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लगभग 3 दशकों के बाद आई है, आपने इसको कैसा देखा है? ये देखो, राष्ट्र निर्माण की भूमिका जो है, जैसे बाबा साहब का उसके प्रति एक नज़रिया है। इसी तरह बाबा साहब जिनको गुरु मानते हैं फुले जी हैं जी। फुले जी क्या कहते हैं? फुले जी इस देश को नाम देते हैं बलिस्तान। अच्छा, हाँ, बलिस्तान को एक नेशन करके विकसित होना है, मतलब राजा बलि का स्थान। राजा बलि का स्थान। वो जो एक पौराणिक पात्र है कि जिसके राज में बहुत समानता थी, किसानों का राजा कहा जाता है। किसानों का राजा था, बहुत बड़ी खुशहाली थी। तो इस देश को, इस बलिस्तान को राष्ट्र नेशन बनना है, तो किस तरह से बन सकता है वो? तो यहाँ का जो भिल्ल है, कोली है, मांग है, महार है, शुद्र अतिशुद्र जातियाँ है, वह शुद्र अतिशुद्र जातियाँ अपने साथ बैठकर अपने विकास के बारे में चर्चा करने लायक विद्वान जब तक नहीं बन जाते, तब तक यह बलिस्तान जो है वो नेशन नहीं बन सकता। अच्छा, ये महात्मा फुले जी का मानना है। तो विचार करना सिखाना, ये चाहते हैं महात्मा फुले जी। अच्छा, हाँ, सोच किस तरह से हम सोचे, और उस सोच को इम्प्लीमेंट करते हैं बाबा साहेब। हाँ, सोच को इम्प्लीमेंट करते हैं बाबा साहेब। तो किस तरह सोचे, ये चिंता किसकी है? महात्मा फुले जी की है। और सोच को विकसित करता है जब आदमी शिक्षित होता है जी। तो शिक्षण व्यवस्था में सुधार के बगैर आदमी सोचने वाला नहीं बनेगा। किस तरह से सोचे हम कि इस नेशन को बनाने के लिए सोचने वाला समाज बनना है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जो बनी है, नई शिक्षा नीति, इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण में देख रहे हैं आप? कोई भी शिक्षा नीति जो होती है, शिक्षा, ये जो वर्चस्ववादी सत्ताधीश होते हैं, निरंकुशतावादी सत्ताधीश जी, निरंकुशतावादी सत्ताधीशों का ये चरित्र होता है कि किस तरह का ज्ञान निर्माण किया जाए। क्योंकि ये व्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो, व्यवस्था चाहे धार्मिक आधार पर धार्मिक वर्चस्ववादी हो, समाज का नियंत्रण किस हिसाब से या किस टूल से किया जाता है? तो समाज का नियंत्रण जो है वो औद्योगिक उत्पाद के साथ साथ, अर्थव्यवस्था के साथ साथ ज्ञान पर किसका अधिकार है, इसके साथ भी किया जाता है जी। और ज्ञान किस तरह से पैदा किया जाए, ज्ञान का उत्पादन किस तरह से किया जाए और किस तरह से बांटा जाए, इस पर एकाधिकार, इस पर अपनी पूर्ण सत्ता जो है वो निरंकुशतावादी सत्ताधीश चाहते हैं। आप देखोगे कि 1998 में 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो सबसे पहले क्या हुआ? तो उस वक्त के जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव किया। उसके बाद ज्योतिष के अभ्यासक्रम उन्होंने शुरू किए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ज्योतिष पढ़ाएंगे हम। हाँ, उसके बाद जो है वो इतिहास में इस तरह की घटनाएं जो है वो घटनाएं गलत तरीके से पेश की जाए, उसका शुद्धिकरण किया जाए, उसके लिए कमेटी बनाई उन्होंने। अब वही जो है, उसके बाद जहाँ पर भी इस तरह की आरएसएस भाजपा के नियंत्रित वाली सरकार बनी, जिन राज्यों में, उन राज्यों में इतिहास के पाठ्यक्रमों में बदलाव किए गए और जो वैदिक साइंस, वैदिक मैथमेटिक्स, इस तरह का ज्ञान निर्माण हो जाए और ये ज्ञान लोगों में चला जाए, इसकी व्यवस्था उन्होंने की। आज की जो नई एजुकेशन प्रणाली हम जिसको कह रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, उसमें क्या किया जा रहा है?
तो उसको एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था जो है, क्योंकि शिक्षा जो है ये बेचने का, व्यापार करने का माध्यम है, ये गैट करार कहता है। 1995 में उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया है, वो ड्राफ्ट में शिक्षा जो है वो शिक्षा एक व्यापार की वस्तु है, और वे व्यापार की वस्तु होने के कारण जिसमें जो पूंजी लगाएगा वो पूंजी लगाने वालों को एक मुक्त, उनको ये होना चाहिए, मुक्तता होनी चाहिए उनको, बिल्कुल जो मतलब जिसको मुक्त बाजार की व्यवस्था, हाँ, मुक्त बाजार की व्यवस्था जो है उस तरह से पूंजी लगाने का परमिशन जो है वो मुक्त होना चाहिए, जिसके तौर पर जिनके पास ये कमोडिटी जब बन जाती है, तो कमोडिटी बन जाती, कोई भी कमोडिटी में ग्रेडेशन होता है। वो ग्रेडेशन कैसा होता है? बहुत अच्छा, मीडियम, कनिष्ठतम, इस तरह का। तो शिक्षा को, नई शिक्षण प्रणाली इस तरह से शिक्षा का ग्रेडेशन कर देती है, क्योंकि ये विक्रय वस्तु बन गई है अभी। दूसरी बात जो है, नई अभी आज जो शिक्षण प्रणाली जो चाह रही है गवर्नमेंट, उसमें क्या हो रहा है कि शिक्षण या ज्ञान, शिक्षा या ज्ञान जो है वो किस तरह का हो और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। नई शिक्षण प्रणाली में ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कमोडिटी के तौर पर, आप उसमें से क्रय विक्रय के आधार पर, जो ज़्यादा खर्चा करेगा उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, जो कम शिक्षा करेगा उसको उससे कम शिक्षा मिलेगी। मतलब आप इसको कहें कि शिक्षा का बाजारीकरण हो जाएगा? तो पूरी तौर पर नई शिक्षा नीति जो है, लेकिन आधार ही इस शिक्षा नीति में इस बात की तो गारंटी दी जा रही है कि भाई जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ से बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। सरकारी स्कूलें जो है वो उसका खर्चा कौन करेगा? क्योंकि कोई भी शिक्षण प्रणाली का बुनियादी आधार क्या होना चाहिए? बुनियादी आधार ये होना चाहिए कि शिक्षा किस तरह की हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा जो है वो कौन वहन करेगा। आज तक हम देखते आए हैं कि शिक्षा का जो बजट है वो बजट के प्रावधानों के आधार पर यूजीसी रहे या गवर्नमेंट का शिक्षा मंत्रालय रहे, उसका एक बड़ा हिस्सा वहन करके उठाता था। सरकार ने क्या किया है? अभी सरकार ने यूजीसी खत्म किया है। शिक्षा का बजट जो है उसमें, शिक्षा के बजट में उन्होंने भले ही वो हम 6% करेंगे ये कहता है, ये 6% के बाद जो है वो कोठारी आयोग जब आया था तब से हो रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 3% के ऊपर कभी गया नहीं। आज के तारीख में हुआ ऐसे है कि शिक्षा देनी जिनको है उसका एक क्लस्टर बनाया जाए। जो स्कूल है, अभी गांव-गांव में जो स्कूल है, गांव-गांव में स्कूल जो है उसको, उसके क्लस्टर बनाए जाए, और उसका नियंत्रण जो है वो क्लस्टर का एक, वो वहाँ के लोकल मंडल जो है उनके द्वारा किया जाए। मतलब गांव-गांव में जो स्कूल है उसका क्या होगा, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद इसका खर्चा जो है, वो खर्चा उठाने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि उसके लिए एजुकेशनल फंड बनाया जाएगा, और वो फंड से आपको कर्जा दिया जाएगा, वो इंस्टीट्यूट को, स्कूल इंस्टीट्यूट या शिक्षा देने वाले इंस्टीट्यूट्स को। और वो कर्जा जो है, वो कर्जा तो उनको चुकाना पड़ेगा, पहले जैसा ग्रांट नहीं मिलेगा, तो कर्जा चुकाना है। तो कर्जा चुकाने के लिए जो किस्त भरनी है वो कहाँ से आएगी? तो वो स्टूडेंट के जेब में से आएगी, स्टूडेंट के पालक से जेब में से आएगी। स्टूडेंट के जो अभिभावक है, वो अभिभावकों पर फीस कितनी बढ़ाई जाए, कितनी घटाई जाए, इसका निर्णय जो है, इसके निर्णय में जो शिक्षा के लाभार्थी वर्ग जो है, जो लाभ लेने वाला, उसका इन्हें कोई भी से नहीं है उसको। यदि मान लीजिए कि इसमें जो एफडीआई आएगा और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी शिक्षा के क्षेत्र में पर्टिकुलर, क्योंकि नए यूनिवर्सिटी जो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, वो भारत में आने के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा, ऐसा ये नीति कहती है। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ जाएगा? क्या इससे बुरा ही होगा या फिर अच्छा भी हो सकता है? इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले, शिक्षा ये क्रय वस्तु की, क्रय विक्रय की चीज़ है, कमोडिटी है। ये जब गैट ने, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, उसमें इन्हें मान्यता दी गई इसको। उसके बाद जब तक यूपीए की सरकार रही तब तक इन्होंने इस पर साइन नहीं किया था। इस पर साइन कब हुआ? 2015 में जो समिट हुआ है हेलसिंकी में, उस पर ये भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देंगे, ये बात जो है भारत के प्रधानमंत्री ने उसको मंजूरी दे दी है 2015 में। 2015 तक ये नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि यूपीए ने शिक्षा का बाजारीकरण नहीं किया। यूपीए वो चाहती थी, लेकिन यूपीए लोगों से डर रही थी कि इसको लागू कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसलिए यूपीए ने किया नहीं। अभी 2015 में जब इस पर सिग्नेचर हो गया है, तो अभी क्या होगा, अभी इसमें जो भी इंस्टीट्यूट्स बनेगी, वो इंस्टीट्यूट्स शुद्ध तौर पर इसको क्रय विक्रय की वस्तु करके ही लोगों को
बांटेगी वो। तो इसको आप भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप? बहुत बड़ा चैलेंज है ये तो, बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है कि शिक्षा का दर्जा जो है वो, इसमें ग्रेडेशन आएगा ना। मैंने जो कहा पहले कि ग्रेडेशन कैसे आएगा कि ज़्यादा खर्चा करोगे अच्छी चीज़ मिलेगी। उसके बाद इसमें जो स्तरीकरण किया गया है कि मीन्स जो जिसको, तो फिर इसमें हाशिए के जो लोग हैं, इन लोगों के पास ये शिक्षा कैसे पहुंचेगी, आपको क्या लगता है? यो इसमें हाशिए पर जो रहने वाले मार्जिनल क्लास जो है, मार्जिनल सेक्शन जो है, उस पर इतना बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि इसमें जो एस्केप रूट्स जो है, जो एस्केप रूट्स पहले कम थे जिसमें बढ़ा दिए गए। अभी एस्केप रूट्स यानी कैसा कि पहले तौर पर आपको चौथी तक पढ़ना जो है वो अनिवार्य है। चौथी के पहले मीन्स 14 साल का जो बच्चा है, ये 14 साल के बच्चों तक मुफ्त में शिक्षा दी जाए उसको, ये गवर्नमेंट का दायित्व था जो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स जो है उसमें संविधान के आधार पर 14 वर्षों तक के बालक जो है उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए, इसका इंतजाम गवर्नमेंट ने करना चाहिए। ये बात खत्म कर दी गई है अभी। और खत्म हो जाने के बाद क्या हुआ कि जैसे एस्केप रूट्स जो है कि 1 से 3, 3 से 6, उसके बाद 6वीं के बाद आपको तीसरी के बाद आपको एक जो एस्केप रूट मिल गया, 6वीं के बाद एक रूट मिल गया, उसके बाद 9वीं के बाद एक एस्केप रूट जो है वो मिल गया। इस 9वीं तब भी आप सीखोगे समझो तो आपको कला कौशल्य जो भी है आपको वो सिखाया जाएगा, आर्टिजनशिप सिखाई जाएगी। उसके बाद 9वीं के बाद जो है आप 10वीं होते हो, 11वीं होते हो, सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ते हो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ते हो डिग्री मिलेगी। इस तरह के एस्केप रूट्स जो है वो बहुत बढ़ा दिए है। और जो यहाँ की जो टेंडेंसी है कि पढ़ के क्या करोगे वाली, तो ये टेंडेंसी के तहत यहाँ का जो मार्जिनल क्लास जो है, जो यहाँ के SC ST OBC जो है, वो SC ST OBC को ने उच्चतम शिक्षा हासिल करने में उनमें काफ़ी सारे हर्डल्स बना दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा यहाँ हमारे यहाँ जो अपोजिशन है या फिर अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पार्टीज़ के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसके लिए वो सरकार से सवाल पूछे? बिल्कुल पूछना चाहिए। अभी तक मैंने जो देखा है, इसका जो विश्लेषण हुआ है नई एजुकेशन नीति का जी, तो नई शिक्षा नीति का जो विश्लेषण किया है कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इस पर ही चर्चा हुई है। और ऑपोजिशन ने तो इसको बड़े पैमाने पर अभी तक उठाया भी नहीं है। हाँ, तो क्या विपक्ष ने मतलब अपने मुद्दे जो हैं, जिन मुद्दों के लिए उसने लड़ना चाहिए, उन मुद्दों को साइड कर दिया? जब हम भी देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो एक थर्ड फ्रंट जिसको कहा जाए, जो कि पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, लेकिन थर्ड फ्रंट ज़रूर है, तो उस थर्ड फ्रंट ने भी अपने आंदोलन का मुद्दा मंदिर बना लिया। तो आपको क्या लगता है कि भाई अगर इस तरह से अगर ये अपोजिशन अगर काम करते रहें तो ये जो पॉलिटिकल फाइट है या जिसके द्वारा एक फेडरल गवर्नमेंट पर चेक बैलेंस होता है, वो कैसे होगा? मैंने जैसे शुरू में कहा था कि राजनीति किन धुरियों पर खेली जाए, की जाए, इसके मुद्दे भी जो है ना वो सत्ताधीश ही विपक्ष को देते हैं। अच्छा, हाँ, जिसमें बुनियादी मुद्दों पर ध्यान भटकाया जाता है। जैसे आपने कहा था कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की बात जो है, आज जिनको हम प्रगतिशील मानते थे, जिनको हम प्रैग्मेटिस्ट पुरोगामी लोग मानते थे, वो भी ये बात कहने लगे कि नहीं भाई हमको मंदिर में प्रवेश। हाँ, ये लोग कहने लगे कि नहीं यहाँ के पुजारियों को जो है वो पुजारी को आप ट्रेनिंग दो। ये लोग जो है, जो लोगों ने शिक्षा जो है वो नई शिक्षा नीति या यहाँ के लोगों के बेरोजगारी का जो किसानों की आत्महत्या है, किसानों के जो MSP जो है, न्यूनतम मूल्य जो है, जी, जी। उसके मुद्दे जो है, ये मुद्दों को भूल कर हम इन्हें यहाँ के प्रागतिक लोग यदि मंदिर में प्रवेश करने जैसे मुद्दे पर लड़ने लगे समझो, तो निश्चित ही तौर पर इसका बड़ा असर जो है वो आगामी दूरगामी तौर पर भारत की राजनीति पर होगा और भारत के संविधान को ये बहुत बड़ा धक्का होगा। खोबरागड़े साहब, अगर इस चर्चा को हम समेटना चाहें, क्योंकि हमारा वक्त भी अभी पूरा हो रहा है, तो इसको अगर समेटना चाहें तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान राजनीति को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? वर्तमान राजनीति जो है, यहाँ भारत की आज की राजनीति यह पूरी तौर पर एक निरंकुशतावादी पथ पर अग्रसर होते हुए दिख रही है मुझे, जिसका परिणाम हम देखें कि इसके एक तुलना के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जी। 1920 में इटाली की जो हालत थी, इटाली में मुसोलिनी जो पैदा हुआ,
तो मुसोलिनी ने जिस तरीके से इसको निरंकुशतावाद के पथ पर अग्रसर किया कि बुनियादी मुद्दों की चर्चा ना हो, लोगों के जो बेसिक जो वैल्यूज़ है उसकी चर्चा ना हो, और चर्चा किस बात की हो तो अतिरेकी राष्ट्रवाद, हाँ अतिरेकी वो जो रिलीजियस वैल्यूज जो है उसकी चर्चा हो। इस तरह से भारत में एक जो शक्ति है ये पूरे राजनीति को नियंत्रित करने वाली, पूरे राजनीति को नियंत्रित करने वाली एक जो शक्ति है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो यहाँ के किस बातों की चर्चा हो जाए, किस मुद्दों पर राजनीति की जाए, इसको डायरेक्शन देती है अलग अलग माध्यम से, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो अपोजिशन के थ्रू हो, चाहे वो सत्ताधारियों के थ्रू हो। तो इस तरह की आज की राजनीति पूरी तौर पर एस्टेब्लिश्ड जो यहाँ पे प्रचलित या प्रस्थापित संवैधानिक मूल्य जो है उनको ध्वस्त किया जाए, प्रस्थापित जनतांत्रिक प्रणालियाँ जो है उसको ध्वस्त किया जाए, प्रस्थापित संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जो है उनको ध्वस्त किया जाए। ये पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव टाइप के पथ पर, विनाशकारी पथ पर आज की राजनीति एग्रेसिव हो रही है। और यहाँ की जो जनता है वह जनता इस विनाश को रोकने के लिए, विनाश को रोकने की पहली जो स्टेप होती है, पहला जो पादान होता है कि इसको किस तरह से हम रोकें, इसको अटकाव कैसे करें, पहला जो पादान, वो पादान पर, वो स्टेप पर भी अभी यहाँ की जनता जो है वो गई नहीं है कि इसको रोका कैसे जाए। वो भी सत्ताधारी जो मुद्दा सेट करे उस पर चर्चा कर रही है। यहाँ के प्रगतिशील लोग जिनको हम कहते हैं प्रगतिशील राजनेता, वो भी मंदिर प्रवेश की या सुशांत की, अमुक की, रिया की, ड्रग्स की, इसकी बात कर रहा है। अरे भाई इस तरह की बात करोगे तो यहाँ का संविधान जो है वो आने वाले चंद सालों में, 4-5 सालों में वो ध्वस्त हो जाएगा। संविधान की फिर से समीक्षा भी मत करो, संविधान ये बिल्कुल यानी कोई ज़रूरत नहीं है अभी नए वैल्यूज़ के साथ नया संविधान बनाया जाए, इस तरह की बात होगी। हम देखते हैं इतिहास में इस तरह के प्रमाण हमें मिलते हैं, चाहे वो मुसोलिनी हो, चाहे वो फिलीपींस के फर्डिनांड मार्कोस हो, चाहे वो हिटलर हो। ये लोगों की शुरुआत जो है राजनीति की वो अतिरेकी राष्ट्रवाद जो है, हाँ वो अतिवादी राष्ट्रवाद को लेकर ही हुई है। और आगे चल के उसका परिणाम जो है वो एक निरंकुश जो हुकुमशाह जो है उसमें परिवर्तित हुए। भारत की आज की राजनीति मुझे निरंकुश हुकुमशाही की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। सुनील खोब्रागड़े साहब का ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि इस समय हम लोग जिस राजनीतिक परिवेश में, मतलब जिसका पूरा प्रभाव हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी परिवेश पर पड़ता है, उस राजनीतिक परिवेश को अगर देखा जाए तो ये इस वक्त बड़े ही चैलेंज का समय है, जिस समय हम राष्ट्रवाद को किसी अतिवाद से जोड़कर देख रहे हैं और किसी अतिवाद की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। खोब्रागड़े साहब की जो चिंता है कि इस समय में विपक्ष बिना लड़े अपने आप को हारा हुआ सा तो महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके मुद्दे भी, उसने जिन मुद्दों के साथ काम करना चाहिए वो मुद्दे उसके नहीं है, और उन मुद्दों पर काम कर रहा है जो मुद्दे उनके सामने सत्ताधारियों ने रखे हैं। तो अपोजिशन क्या अपना अस्तित्व भी खो रहा है? इन सवालों के साथ इस चर्चा को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। खोब्रागड़े साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुनील खोब्रागड़े साहब ये मराठी दैनिक जनतेचा महानायक इस अखबार के संस्थापक, मुख्य संपादक हैं और राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपना विश्लेषण हमेशा करते रहते हैं। सर, एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है।